26 मई को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री की शपथ ली। 28 मई से मैं उनका विरोध कर रहा हूं, 28 मई 2014 से मैं उनका विरोध कर रहा हूं, उनके कामों का, उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूं। और कारण यही रहा कि वो वादा किए थे कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे। 26 मई को वो प्रधानमंत्री बने और 27 मई को उन्होंने ब्लैक मनी के मामले में एसआईटी का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों को मिलाकर के और उनके संरक्षण में एसआईटी गठन कर दिया और उसका जांच करवाना शुरू किए, अपने उस वादे से कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, इस वादे से वो मुकर गए। ये था भारत में 400 लाख करोड़ का घोटाला, जो विदेशी बैंकों में भारत का 400 लाख करोड़ जमा था, उसमें नरेंद्र मोदी ने 400 लाख का घोटाला किया। ये पहला अटैक जैसे ही प्रधानमंत्री बने, एक दिन बाद 26 मई को वो प्रधानमंत्री बने और 26 मई 2014 को, 27 मई 2014 को उन्होंने एसआईटी का गठन करके और ब्लैक मनी के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। यानी उन्होंने इस मुद्दे को गड्ढे में डाल दिया। आप समझते हैं, जब किसी मामले को उलझाना होता है, लटकाना होता है या कुछ घपले करने की साजिश प्लानिंग होती है, तो वो इस तरह की एसआईटी का गठन किया जाता है। उसके परिणाम क्या होते हैं आपके सामने है। अब यहां होता है, यहां शुरू होता है मेरे दोस्त, कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 400 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। नरेंद्र मोदी खुद, उनकी पार्टी आरएसएस और उनके जितने भी दलाल समाज में घूम रहे थे, रामदेव और रविशंकर या जितने और भी लोग जो घूम रहे थे, उनके लिए प्रचार कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि 400 लाख करोड़ का काला धन विदेशों में जमा है और अगर वो आ गया तो भारत को बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। बहुत दिनों तक किसी को कई 50 साल तक तो कभी किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, भारत का ये विकास हो जाएगा, लोगों को 25-30 रुपए में पेट्रोल डीजल मिला करेगा, वगैरह पता नहीं कितने वादे। और नरेंद्र मोदी तो सीधे यही वादा कर दिए थे कि 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे, लोगों को मिल भी जाते अगर वो पैसा आता तब जब उसे राष्ट्रीय संपत्ति संसद में घोषित किया गया होता या सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश पारित कर देती कि भारत का पैसा दुनिया के किसी भी देश में जहां भी है वो हमें वापस मिलना चाहिए। ऐसा पहले हो चुका है और दूसरे देशों ने यही काम किया है, इसी तरीके से अपने काले धन को वापस लिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी को वापस नहीं लिया। 400 लाख करोड़ का फिर शुरू होता है घोटाला। मेरा बार बार ये लाइव जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है मेरे दोस्तों, रुक रहा है, जैसा कि मुझे यहां समझ में आ रहा है। वहां आपको कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो मैं नहीं बता सकता। और अब इस स्थिति में, इस परिस्थिति में मैं इसे सुधार भी नहीं पाऊंगा, सुधारने की कोशिश करूंगा तो सुधार नहीं पाऊंगा, इसलिए आपको कंप्रोमाइज करके मेरे दोस्त इसको जारी रखना है और मैं जारी रखूंगा। आज के लिए कम से कम इस बात की मजबूरी है। तो दोस्तों, अब ये घोटाला, मैंने कहा कि 400 लाख करोड़ का घोटाला क्यों हुआ और इसको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही कहते थे मोदी, भारतीय जनता पार्टी और इनके लगाए हुए लोग जो समाज में घूम करके इनके लिए वोट मांग रहे थे, वो ये कहते थे कि 400 लाख करोड़ विदेशों में जमा है। ठीक है, अब अगर उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देते तो नियमानुसार यही कानून है, संसद में काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का बिल लाते, तो आप बताइए मेरे दोस्तों, क्या भारत में कोई ऐसी पार्टी है, कोई ऐसा आदमी है जो इस बिल का विरोध करता? मैं समझता हूं कोई इस बिल का विरोध नहीं करता, कोई कर ही नहीं सकता था
किसी को करने की हिम्मत ही नहीं थी। मेरे दोस्तों, हर आदमी को, हर सांसद को, हर पार्टी को इसका समर्थन करना पड़ता है। कोई अपने आप को चोर साबित नहीं करता, लेकिन चोर तो खुद सरकार थी, यानी नरेंद्र मोदी थे। उनको घोटाला करना था, तो उन्होंने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति नहीं घोषित की। राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो जाती तो उसका परिप्रेक्ष्य क्या है मेरे दोस्तों, कि अगर दुनिया के किसी बैंकों में भी जमा है तो नियम यह होता है कि अगर संसद में यह पारित हो जाए कि भारत का कोई भी ब्लैक मनी यानी काला धन जितना भी है, जिस भी आदमी का है, अगर वो भारतीय का है, तो उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाता है। संसद में यह पारित हो जाएगा। दूसरे देशों ने ऐसे ही किया लाया है, तो संसद में यह पारित हो जाएगा। जब यह पारित हो जाएगा, उसके बाद दुनिया का कोई भी देश, कोई भी बैंक एक सेकेंड उसको नहीं रख पाएगा, वो तुरंत उसको वापस करना पड़ेगा। अब संसद में यह कानून पास करने के लिए कोई लॉ बाइंडेड नहीं, मतलब कोई कानून बाधा नहीं पहुंचाता, माने कोई कानून रोकता नहीं कि आप संसद में यह लॉ नहीं पास कर सकते। पहली बात। दूसरी बात कि जब यह संसद में कानून बन जाता काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का, तो दूसरे देश मजबूर हो जाते उसको वापस करने के लिए। यानी हमारा काला धन जो 400 लाख करोड़ का था, वो जहां भी था वहां से सरकार को लेकिन आता किसको? सीधे सरकार को आता। मेरे दोस्त, दूसरे दिन ही नरेंद्र मोदी ने देश से धोखा किया और उसी दिन से 26 मई को वो प्रधानमंत्री बने। 27 मई को उन्होंने एसआईटी गठित किया और 27 मई से 28 मई से ही मैं नरेंद्र मोदी के विरोध में उतर आया और आज तक मैं उनका विरोध, उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि वो सीधा घोटाला था। 400 लाख करोड़ के गायब करने का कांड था। दुनिया के इतिहास में अगर पूरे दुनिया में जितने घोटाले हुए हैं सब मिलाकर भी इतना घोटाला नहीं होता। भारत के इतिहास में तो ऐसा कोई हुआ ही नहीं है। यानी नरेंद्र मोदी ने यहां भी वही साबित किया जो वो कहते थे कि वो छोटा कभी सोच ही नहीं सकते, सोचते ही नहीं, तो उन्होंने छोटा नहीं सोचा, इतना बड़ा घोटाला किया। आगे बताते हैं उसके बारे में और कुछ जानकारी। उन्होंने एसआईटी गठित करके फिर कोर्ट के हवाले कर दिया। पहला धोखा तो उन्होंने कर दिया, अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? एसआईटी का गठन क्यों किया और उसे काले धन को संसद में राष्ट्रीय संपत्ति घोषित क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चाहते थे कि जहां भी काला धन है वहीं रहे, क्योंकि वो देश दूसरे और जो पूंजीपति थे जिनका काला धन था और जिन्होंने इन्हें प्रधानमंत्री बनाया था, जिनका काला धन था उन्हीं ने इनको प्रधानमंत्री बनाया था। इसलिए इनको इन्होंने ये किया, उनसे समझौता किया कि ठीक है, एसआईटी तो एक बहाना है बात को दबाने के लिए, लेकिन एसआईटी गठन करने के बाद भी इन्होंने बहादुरी दिखाई। जब कहा गया, स्विस बैंक ने भी रिपोर्ट दे दिया, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, तो इन्होंने 2-3 नाम घोषित कर दिए, 3 नाम घोषित कर दिए जिनका ब्लैक मनी था। आपको पता होगा उस समय की मीडिया में सबने ये कहा कि ये तो हमने तो पैसा नरेंद्र मोदी को दिया है, और सभी उसमें वही एक प्रदेश यानी गुजरात से थे, गुजराती थे, जिनका काला धन घोषित हुआ था। वो गलती से हुआ था, नरेंद्र मोदी को वो नहीं करना था, भूल से कर दिए थे, बाद में उसको दबा दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मैं किसी का नाम उजागर नहीं करूंगा, और आज तक नाम उजागर नहीं किया। उन्होंने वादा किया था कि सबको जेल पहुंचाऊंगा, किसी को जेल नहीं भेजा। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको तो डील करनी थी। आप ये इस बात को समझिए मेरे दोस्त, उनको डील करनी थी। क्या डील करनी थी वो समझिए। डील क्या हुई दोस्तों? डील ये हुई कि मान लीजिए एक उदाहरण के लिए ए का, यक्स का समझ लीजिए, किसी का भी समझ लीजिए, यक्स का अगर 1000 करोड़ रुपया किसी विदेशी बैंक में जमा है, तो नरेंद्र मोदी ने उनसे समझौता किया, बात किया कि भाई ऐसा करो, 1000 करोड़ है तो 500 करोड़ आप रख लो, 500 करोड़ जिसको मैं बोलता हूं उसके नाम से ट्रांसफर करना।
का जो ब्लैक मनी रखे हुए थे, और ये कह रहे थे कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको जेल भेज दूंगा, मैं आपको आपका नाम उजागर कर दूंगा, वगैरह वगैरह, जो भी उनको ब्लैकमेल किया, उनसे आधा पैसा ले लिया, ट्रांसफर करवा लिया। यानी जिसका जितने लोगों का पैसा काला धन विदेशी बैंकों में जमा था उसको 50-50 करवा लिया, 50 उनके पास छोड़ दिया जिनका काला धन था। अब वो 50% इनको कैसे अंडरग्राउंड तो कर दिया, तो कैसे करते? अब अपने नाम से जाकर के वहां अपने बैंक, उन बैंकों में अपने नाम से तो जमा करवाते नहीं। इन्होंने क्या किया कि आपने सुना होगा कि 6 लाख से भी ज्यादा भारतीय माइग्रेट करके, भारत छोड़ करके, सबसे ज्यादा इसी पीरियड में भारत छोड़ करके विदेशों में जाकर बस गए। मेरे दोस्त, जब उस लिस्ट को भी देखोगे, 6 लाख जो भारतीय भारत छोड़ करके विदेशों में बसे हैं, उसमें भी 90% गुजराती ही है। और जिन्हें नरेंद्र मोदी माइग्रेट कर, मतलब यहां से भेजकर वहां बसाने की व्यवस्था की, उनको वहां की नागरिकता दिलवाई, उनको वहां बसाया। क्यों बसाया? क्योंकि जो ये 400 लाख करोड़ में से 200 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी का विदेशी बैंकों से लेना था। मतलब जैसे मान लीजिए ए का 5,000 करोड़ है, बी का 10,000 करोड़ है, सी का 20,000 करोड़ है, तो आधा आधा जो मिला उसको उन नामों से जिनको यहां से भारत से भेजकर वहां बसाया गया, उनके नाम से ट्रांसफर करवाया गया। यानी अब वो पैसा उन लोगों के पास, आधा पैसा जो काला धन, आधा पैसा वहां जो जमा था, आधा उस चोर के पास ही रह गया जिसका काला धन था, और आधा उस आदमी के को ट्रांसफर कर दिया गया, मेनली उसमें गुजराती रहे, ट्रांसफर कर दिया गया जिनको यहां से माइग्रेट करके वहां बसाया गया। यानी अब वो आधा पैसा, यानी 200 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में उनके लोगों के नाम से वहां जमा हो गया। अब अगर वो यहां, अब सोचिए कि वो यहां क्यों नहीं है। अगर वो पैसा सीधे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके आता तो सरकार के पास आता, सरकार उसका अपने तरीके, सरकार के पास पैसा है तो उसको सरकारी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। वहां तो बहुत ज्यादा कुछ गोलमाल नहीं हो सकता, लेकिन वो गोलमाल करना था, यानी वो घोटाला करना था, इसके लिए इन्होंने इस रास्ते को अपनाया। तो अब 200 लाख करोड़ XYZ जो 5 लाख 6 लाख से ज्यादा लोग गए हैं, जिनमें ज्यादातर गुजराती हैं, उनके नामों से ट्रांसफर करवा करके और वहां ब्लॉक करवा लिया, रखवा लिया। अब शुरू होती आगे भी कहा, फिर क्या होता है कि अब उन पैसों को फिर से भारत लाना है, लाना तो है क्योंकि वो मोदी का हो चुका है, यानी मोदी के लोगों का हो चुका है। वो आधा पैसा जो आधा चोर के पास रह गया, यानी भारत का जो आदमी जिसका जमा था, जिसने ब्लैक मनी इकट्ठा करके विदेशी बैंकों में जमा कर रखा था, उसके पास रह गया, आधा इनके पास, यानी 200 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में आ गया और नरेंद्र मोदी के चहेतों के खाते में ट्रांसफर हो गया। पैसा वहीं का वही है। पैसा अगर स्विस बैंक में जमा है तो जमा है, 400 लाख करोड़ है तो है, वो आधा एक दूसरे नाम से हो गया, बस इतना ही हुआ। पावर दूसरे के हाथ में चला गया, यानी वो आधा पैसा नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में, नरेंद्र मोदी के लोगों के पास पहुंच गया। अब प्लान बनता है अगला कि उसको फिर देश में कैसे लाया जाएगा। देश में लाने के लिए दूसरा घोटाला किया जाता है मेरे दोस्त, दूसरा धोखा किया जाता है, दूसरे वादे से वादा खिलाफी की जाती है। क्या किया जाता है? पैसा जो वहां विदेशों में है, इनके अपने लोगों के नामों से अगर उसे भारत लाना है, अंडरग्राउंड तरीके से यूज करना है, तो उसे एक ही तरीका है, वो FDI के जरिए है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से वो भारत में आए, राइट? तो वो पैसा भारत में FDI के जरिए मंगाना है तो इनके ही आदमी वहां है जो वहां बैठे हुए हैं। अब जिनके पास कुछ नहीं था उनको हजार करोड़ मिल गया, लाख करोड़ मिल गया, वहां जमा हो गया, तो सोचो कि वो क्या, मतलब कैसे, उनकी क्या हालत हो, उनको भी कमीशन मिल गया। अब वो पैसा यहां फिर भारत में लाना है, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था, मंचों से घोषित किया था कि FDI देश के लिए हानिकारक है, हम FDI को मिनिमाइज करेंगे, खत्म
लोन अगर नहीं कर सकेंगे तो कम से कम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने एफडीआई को 100% एफडीआई ना 100 सेक्टर लागू कर दिया, माने सभी क्षेत्रों में एफडीआई लागू किया। लागू इसलिए किया क्योंकि एफडीआई के अलावा कोई और रास्ता नहीं था उस 200 लाख करोड़ घोटाले के 200 लाख करोड़ को भारत लाने। खेल समझ गए होंगे मेरे दोस्त। लाइन के नाते डिस्टर्ब है, लेकिन आप बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो 200 लाख करोड़ अब वहां से भारत लाना है। इसके लिए इन्होंने अपने दूसरा वादा यानी एफडीआई को मिनिमाइज करेंगे, इन्होंने एफडीआई 100% एफडीआई 100 सेक्टर किया क्योंकि उस पैसे को यहां लाना था। अब आप शुरू होता है अगला खेल। अब पैसे लाएंगे तो जरूर, लेकिन लगाएंगे कहां? ला करके पैसे लगाएंगे कहां? ये समझिए, इतना बड़ा 200 लाख करोड़ अगर आएगा अडानी के द्वारा, अंबानी के द्वारा, या जो 5 लाख से भी ज्यादा 6 लाख लोग जो गए हुए हैं वहां, उनमें से 5 लाख, मैंने कहा कि 10% 90% गुजराती हैं, तो उन जिनके नाम से वहां ट्रांसफर किए गए हैं पैसे, अब वो पैसे आएंगे तो लगाएंगे कहां? इसके लिए तीसरा धोखा देश से किया गया। पहले भूमि अधिग्रहण बिल लागू करने की कोशिश की गई क्योंकि जमीन में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, खपाया जा सकता है। तो जो वहां से ब्लैक मनी आता 200 लाख करोड़ रुपया, इनके अंडरग्राउंड तरीके से टेबल के नीचे से वो एफडीआई के नाम पर जमीनों को अधिग्रहण करने में लगाया जाता, पूंजीपतियों को औने पौने दाम से जमीन दिया जाता। ये खेल करना था, नहीं कर पाए। उसी के लिए अभी वो पैसा आपने भी सुना होगा मेरे दोस्तों, बीच बीच में मीडिया में भी आया कि जो 400 लाख करोड़ ये कहते हैं, जो भी यही कहते हैं वही मैं कहता हूं, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, कि 400 लाख करोड़ कहते हैं तो कहते हैं 50% और बढ़ गया। स्विस बैंक भी ये कहता है, वो रिपोर्ट करता है कि हमारे यहां तो 50% और ज्यादा बढ़ गया काला धन, तो 600 करोड़ हो गया होगा। तो 600 करोड़ में अभी इनके पास 300 करोड़ आ गया है, आप समझ लीजिए। अच्छा, अब इस वहां से एक भी पैसा मोबिलाइज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहीं बाइफरकेट कर दिया गया। ए के नाम जमा था तो बी और डी के नाम, मतलब एक चोर के नाम जमा था तो एक आधा उसमें से किसी गुजराती के नाम जमा हो गया, इसलिए वहीं का वहीं है। इसीलिए काला धन वहां बढ़ गया। काला धन में बंटवारा ले लिया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन वहां से लाए तो नहीं, ला नहीं सके, तो वहां रह गया। और न लाने का कारण 2 था। एक तो था दुनिया के पूंजीवादी देशों का दबाव, जैसे अमेरिका, फ्रांस, चीन, जर्मन, बड़े जो देश हैं उनका दबाव था कि ये पैसा आप डायरेक्टली संसद में घोषित करके नहीं लोगे, अगर ले लोगे तो हमारे देश डिफॉल्ट कर जाएंगे। मेरे दोस्त राजीव भाई इस पर बहुत बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं। आप राजीव भाई को भी सुनिएगा कहीं भी यूट्यूब में से अगर उनका लाइव मिले तो अब अगर वहां से राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उन बैंकों को पैसा देना पड़ता भारत को, तो वो बैंक कहां से पैसे देते? उन बैंकों से तो अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मन, नाटो के देश, बड़े बड़े देश लेकर के खा चुके हैं, खाकर बैठे हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका खा के बैठा है, आप भी जानते हैं। सबसे ज्यादा कर्जदार अमेरिका है, चीन भी कर्जदार है, बहुत ज्यादा पैसा लेके बैठा है। ये दोनों सबसे बड़े कर्जदार हैं। अब अगर स्विस बैंक, अगर यहां राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो जाती तो वो स्विस बैंक को पैसा वापस करना पड़ता। जब वो वापस करना पड़ता तो वो उन देशों को, यानी अमेरिका को कहता पैसा दो मैं भारत को दूंगा, चीन को कहता पैसा दो मैं भारत को दूंगा। उस स्थिति में ऐसे देश डिफॉल्ट कर जाते मेरे दोस्त। कैसे डिफॉल्ट करते मैं बताता हूं। डॉलर का दाम आज आपके देश में 70 रुपए समथिंग, इसके ऊपर कुछ है, 70, 75, 76 रुपए जो भी है, होगा जो भी है। अगर आपका कर्जा खत्म हो जाता, अगर वो पैसा आ जाता तो तत्काल आप अपना कर्जा दे देते। जब आपका कर्जा खत्म हो जाता, जो लोन ले रखा है विदेशी बैंकों से, तो पहला भार तो वो खत्म हो जाता।
दूसरा बात, जैसे ही कर्जा खत्म होता, डॉलर का दाम रुपए का अवमूल्यन रुकता नहीं, रुपए का दाम बढ़ जाता। जानते हैं, मतलब राजू भाई भी कहते थे कि 1 रुपया इज इक्वल 1 रुपीज इज इक्वल टू $1। 1 रुपए का $1 मिलता। क्यों मिलता? क्योंकि अब आपके ऊपर कर्जा नहीं है दुनिया का, दुनिया के बैंकों का, दुनिया के देशों का। हमारे ऊपर जितना कर्जा है, 400 लाख करोड़, अगर हम 600 लाख करोड़ मानते हैं, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होगा तो 20 से 30 लाख करोड़ के आसपास होगा। तो हम तो उसको यूं दे देते। जब हमारा कर्जा खत्म होता तो डॉलर का दाम कम हो जाता। डॉलर का दाम कम ही नहीं, इज इक्वल हो जाता। और हो सकता है कि डॉलर का दाम इतना कम हो जाता, आपका कर्जा खत्म हो जाता, डॉलर का दाम कम हो जाता, अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती, सारे दुनिया के देशों की ऐसी तैसी हो जाती, आप भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाता। लेकिन एक दलाल के नाते ये कुछ भी नहीं हो सकता। यही सपना था राजू भाई का, जिसके लिए राजू भाई की हत्या करवाई गई। राजू भाई की हत्या इसलिए करवाई गई क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना था, और उसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा उस समय था तो राजू भाई था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। इतनी बात आप समझ गए होंगे इस बात को कि अब वो 400 लाख करोड़ 600 लाख करोड़ बन चुका है, वही का वही है, अभी तक वो वहां से आया नहीं क्योंकि दूसरे देशों का दबाव था। अगर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके वापस ले लिया जाता तो वो देश डिफॉल्ट करते, उनका डॉलर की, उनके रुपए की कीमत, उनकी करेंसी की कीमत गिरती, हमारी करेंसी की कीमत बढ़ जाती, हमारा कर्जा खत्म हो जाता, भारत दुनिया का विश्व गुरु बन जाता। कोई भी अर्थशास्त्री, मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी अर्थशास्त्री मुझसे इस पर बहस कर ले, बात कर ले, नहीं कर सकता, उसके पास कोई जवाब नहीं है। मेरे दोस्त, फिर कहानी आगे बढ़ती है। अब नरेंद्र मोदी ने दुनिया के देशों के दबाव में, आपने ये भी महसूस किया होगा। कैसे महसूस किया? क्योंकि पहले चीन को लाला के नरेंद्र मोदी दिखा रहे थे, अमेरिका में जाना ही नहीं चाहते थे, वो भी इनको नहीं दे रहा था। ये सारी नौटंकी थी। अमेरिका, चीन जैसे बड़े देश और वहां के पूंजीपति ही तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए, पैसा लगाकर। तो उनको सेटिस्फाई करना पड़ा, यानी उन देशों के इशारे पर, कहने पर इनको काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं किए। करते तो उन देशों की बैंड बच जाती। रोकने के लिए नरेंद्र मोदी पिट गए। ठीक है, बात आगे बढ़ती है। जब वो पैसा वहां रह गया था, वो ही फंस गया। नरेंद्र मोदी ने वहां बाइफरकेट करवा कर बंटवा लिया, आपने कुछ गुजरातियों के नाम से जमा तो करवा दिया। अब लाए कैसे? लाने के लिए एफडीआई का आइडिया, मतलब 100% एफडीआई की, वो भी काम नहीं बन पाया। बन इसलिए नहीं पाया कि उसे इन्वेस्ट कहां करें, इसलिए किसान बिल लाया गया। कॉर्पोरेट फार्मिंग, यानी सब, मैंने कहा पहले ही बताया मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा फंड्स अगर कहीं डंप किया जा सकता है तो वो है कृषि क्षेत्र। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत के कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा डंप किया जा सकता है। तो एफडीआई के नाम पे वो सारे पैसे जो 300 लाख करोड़ अब नरेंद्र मोदी के कब्जे में हैं और बाकी चोरों के कब्जे में 300 लाख करोड़ हैं, वो इनडायरेक्टली एफडीआई के जरिए भारत में लाए जाते और वो उसके जरिए कॉर्पोरेट फार्मिंग, माने दुकान भी उनकी, अनाज भी उनका, खेत भी उनका, सब कुछ उनका सौंपने की तैयारी थी। किसान बिल इसी के लिए लाया गया था। फिलहाल किसान बिल रुक गया है, लेकिन किसान बिल लागू करवा देंगे मोदी, हो चुका है, ये अलग मैं पहले भी बता चुका हूं दूसरे लाइन में। मेरे दोस्त, अब सोचिए कि भारत को एक बार विश्व गुरु बनने से रोक देने वाला भारत में कौन है? नरेंद्र मोदी। किसी भी बड़े चैनल को हिम्मत है तो इस पर डिबेट करके बताएं और मैं इसे प्रूव करके बताऊंगा। यही हुआ है।
डिमांड है, क्योंकि अब वो बैंक खुद कह रहे हैं कि मेरे पास तो डबल 50% और बढ़ गया। स्विस बैंक कह रहा है कि मेरे पास 50% और बढ़ गया। इसका पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण यह है कि मोदी कहने के लिए तैयार नहीं है कि ब्लैक मनी, हु इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ बैंक ब्लैक मनी टुडे, आज कौन है ब्लैक मनी का, ब्लैक मनी आज किसके पास है, ये बताने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कैसे बताएंगे, क्योंकि वही लोग जिनको ये भेजते हैं यहां से माइग्रेट करके, और आपने देखा होगा जो नोटिफाइड थे बैंकों को डिफॉल्ट करके भागे, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या वगैरह जितने भी भागे, सबों ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हमें भगाया, हमें तो भेजा। अब कोई और प्रमाण की जरूरत है इस इतने बड़े घोटाले के लिए? दुनिया के इतिहास में 600 लाख करोड़ का घोटाला कभी नहीं हुआ, जिसमें 300 लाख करोड़ की हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी ने ली, और वो पैसा आज उनके कब्जे में है। और इसीलिए थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है अंडरग्राउंड तरीके से। आप देख रहे हैं गांव-गांव इनका कार्यालय बन रहा है, दिल्ली में इतना बड़ा बन गया, 5 स्टार कार्यालय बन गया। ये सारे पैसे जो आ रहे हैं इलेक्शन फंड के नाम पे, इलेक्शन बॉन्ड के नाम पे, ये सब कुछ वही पैसे हैं, ब्लैक मनी, काला धन। नरेंद्र मोदी आज भारत पर राज कर रहे हैं काले धन के बल पे। इतना तो आपको भी समझ में आ जाना चाहिए, इतनी इकोनॉमिक्स तो आप भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये इतिहास है उन 600 लाख करोड़ के घोटाले का जो नरेंद्र मोदी ने किया। इसके लिए और भी ऐसे हजारों प्रमाण हैं जो ये बात साबित करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी का लिस्ट जारी न करना, नरेंद्र मोदी का नाम न बताना, कहते हैं हम नाम नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बता दो नाम, तब भी नहीं बताए। स्विस बैंक ने कहा नाम बता दो, तब भी नहीं बताए। नहीं बताने का मतलब यह है कि पता चल जाएगा कि काला धन किसके पास है। काला धन आज 300 लाख करोड़ उनके पास है जो पहले के चोर हैं, और 300 लाख करोड़ उनके पास है जो यहां से माइग्रेट करके जिन गुजरातियों को नरेंद्र मोदी ने विदेशों में भेजा है। अब एक और चीज मांग लो नरेंद्र मोदी से, अगर दिखा सकते हैं तो दिखाएं कि जो माइग्रेट किए हैं, भारत को छोड़कर, भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं, छोड़कर चले गए विदेशों में, वो कौन है? 6 लाख की जो जनसंख्या है वो कौन है? उनकी नागरिकता क्या थी? वो गुजराती थे। वो भारत के किस कोने से आते हैं? भारत के किस समुदाय से आते हैं? कहां से हैं? कौन है? उनका लिस्ट जारी कर दें, सब आपको समझ में आ जाएगा बात। खैर, इतना बड़ा ब्लंडर तो उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये तो आप समझ सकते हैं, आप आवाज उठा सकते हैं, बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कह सकते हैं, आपकी मर्जी। तो दोस्तों, ये पहला घोटाला, मैंने कहा कि विश्व के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला कोई नहीं कर सका और नहीं कर सकेगा, ना कर सकेगा, ना कभी नहीं कर सका, कभी नहीं कर पाएगा। किसी में हिम्मत ही नहीं इतना बड़ा घोटाला कर ले।